मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था कूलाम का नियम एंड पराविद्युतांक। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसमें देखिए आप टू चार्जेज हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो बिंदु A और B पर स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश हैं। वो क्या हैं? R1 और R2। तो यहाँ OA वेक्टर इक्वल टू क्या है? R1 वेक्टर और OB वेक्टर इक्वल टू क्या है? R2 वेक्टर। क्लियर? अब Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F12 है, वो जो कहाँ है? बाहर की तरफ है, और Q2 पर Q1 के कारण है वो F21 है, जिस दिशा कहाँ है? बाहर की ओर है। और दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। और एक सदिश लिया हमने, माना है वो क्या है? R वेक्टर, जिस दिशा कहाँ है? A to B, अर्थात AB वेक्टर इक्वल टू क्या है? R वेक्टर। ओके, तो त्रिभुज हम ले रहे हैं इसमें OAB में सदिश के त्रिभुज नियम से, सदिश के त्रिभुज नियम से क्या होगा? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? OB वेक्टर। 11th क्लास में डिस्कस किया था। ओके, OB वेक्टर क्या होगा? R2 वेक्टर, OA R1 वेक्टर और AB को हम क्या ले लेते हैं? R वेक्टर। तो R वेक्टर क्या जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर। ओके, क्लियर हो गया? तो R वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू हो गया R21 वेक्टर। अब आगे देखिए, और इसकी दिशा आपको बताया दी A to B। अब आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, तो बल निकालेंगे तो क्या आएगा? F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 Q1, और ये डिस्टेंस है वो कितनी है? और ये R21 के, क्योंकि आपको पता ही है कि डिस्टेंस है वो किसके परिमाण होगा? वो किसके इक्वल होगा? R21 के। और इसकी दिशा कहाँ है? F21 की इस दिशा में है, और R21 के वो भी क्या है? सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। क्लियर? अब आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल क्या जाएगा? F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और यहाँ जाएगा R12 का स्क्वायर और R12 के। इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब इसमें देखिए, आप इस चित्र से देख लीजिए कि R12 है वो क्या होगा? R21 के परिमाण के बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होगा। और यह इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि R12 और R21, ठीक है, और R12 माइनस R21। इसका मतलब समझ गए आप कि परिमाण में तो क्या है? बराबर है, और दिशा में क्या है? विपरीत है। ओके, तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 रहने दो आप, और R12 को हम क्या पुट कर दें? यहाँ R21 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ इसके जगह हम क्या कर दें? माइनस का R21 कैप। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? F12 1/, माइनस इधर बाहर ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
और R21 का स्क्वायर और R21 कैप। इक्वेशन थर्ड। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 व इक्वेशन 3 से क्या जाएगा, ये जो किसके इक्वल है F21 के, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा F12 इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेश हैं वो एक दूसरे पर जो बल आरोपित कर रहे हैं वो परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अर्थात दो स्थिर आवेशों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल है वो परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होते हैं, जो न्यूटन के थर्ड नियम के क्या है, अनुरूप है। अर्थात कूलॉम का नियम है वो न्यूटन के गति के थर्ड नियम का पालन करता है। तो ये था कूलॉम के नियम का सदिश रूप। और जनरल फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन को अपने लिखेंगे तो अपने को ये लिखना है सदिश रूप में 1/4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर और R कैप। तो ये तो इसका क्या होगा, परिमाण होगा, और R कैप इसकी दिशा को दर्शाएगा। क्लियर हो गया ना। जब सदिश रूप में अगर यूज करोगे तो आपको आवेश को हमेशा चिन्ह सहित लिखना है, और जब परिमाण यूज करते हैं तब आवेश को हमें विदाउट साइन पुट करना है। ओके, तो ये था अपना कूलॉम के नियम का सदिश रूप। हाँ देखो बच्चों, हमने लास्ट तो डिस्कस कर लिया था कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का सदिश रूप। आज हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल व ध्रुवण का सिद्धांत। दो इसमें इस तथ्य का उपयोग किया गया है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात दो आवेश हैं, उनके बीच में बल कितना लग रहा है, F। अगर तीसरा आवेश उनके बीच में लाकर रख दें तो भी उनके मध्य दोनों आवेशों के बीच में बल है वो F ही रहेगा। ओके, तो दो से ज्यादा अधिक जब आवेश होते हैं तो किसी एक आवेश पर जो परिणामी बल निकालते हैं वो हम किसे निकालते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी निकाय के किसी अभिष्ट आवेश पर परिणामी बल है वो उस निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ओके, तो इसको समझते हैं। अपने पास कोई सिस्टम है जिसमें चार्ज अपने पास Q0, Q1, Q2 और Qn। अब Q0 पर हमें एक परिणामी बल निकालना है। Q1 है, Q0 का जो स्थिति सदिश है वो R0 वेक्टर, Q1 का R1 वेक्टर और Q2 का R2 वेक्टर और Qn का Rn वेक्टर। ओके, अब हमें परिणामी बल किस में निकालना है, Q0 पर। तो Q0 पर परिणामी बल क्या बताया मैंने आपको, इस निकाय में उपस्थित अन्य आवेश कौन से हो गए, Q1, Q2 और Qn द्वारा आरोपित बलों के क्या होता है, सदिश योग के। तो ये आ जाएगा ओके, ये इक्वेशन हमने होगी फर्स्ट। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आवेश Q0 पर Q1 के कारण बल क्या जाएगा, F01 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R01 का स्क्वायर R01 कैप। ओके, इसी प्रकार F02 वेक्टर क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R02 का स्क्वायर R02 कैप। और F0n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn और R0n कैप। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हमने क्वेश्चन फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो F0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R02 का स्क्वायर
और 1/4 पाई Q नोट Qn R नोट n का स्क्वायर R नोट n कैप। अब इसमें कॉमन क्या है, Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसमें इनसाइड रह गया Q1 R नोट 1 Q2 और Qn R नोट n स्क्वायर R नोट n कैप। ओके, या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, I1 to IN, और यहाँ में करते हैं 1 की जगह I यूज़ कर लेंगे, R नोट I का स्क्वायर और R नोट I कैप। क्लियर। तो हमने इसमें क्या कर लिया अब कि किसी भी रिजल्टेंट, मतलब बहुत सारे आवेश हैं और किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत का। ओके।